नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। यूपी आर्मिनल TG2 के दोस्तों एग्ज़ाम हो रहे हैं, लगभग कंप्लीट हो ही गए यूँ समझ लो। और आज हम बात करेंगे जो 21 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी सेकंड शिफ्ट में, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि पेपर तो कंप्लीट हो गए हैं, फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे रिसेंटली आपका DRDO का एग्ज़ाम होना है, तो क्वेश्चंस का लेवल आपको जानना ज़रूरी है, जिससे हमें पता लग सके कि टेक्निकल हमारा कैसा आ रहा है। क्योंकि DRDO में भी 80 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे और एग्ज़ाम डेट पर सटीक विश्लेषण वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, वो कन्फर्म है DRDO एग्ज़ाम का, तो वो वीडियो ज़रूर आप जा कर के देखना। आओ ज़रा आज के इन क्वेश्चंस पर हम डिटेल से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यूपी आर्मिनल TG2 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ये 21 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था। आइए ज़रा एक नज़र इस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस पर डाल देते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, वैसे तो ऑफिशियल आंसर की आ ही जाएगी, तो वहाँ से पता लग जाएगा। CPRI का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया था उनकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, डाउनलोड कर लीजिए। मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट इसकी डलवा चुका हूँ, आपने वहाँ देख लिया होगा। देखो, सवाल पूछा गया कि जो हमारा वर्ग A एम्पलीफायर होता है, इसकी प्रैक्टिकली एफिशिएंसी कितनी होती है। देखो, क्लास A एम्पलीफायर की दक्षता सबसे कम होती है, ध्यान रखना है। और इसकी जो दक्षता होती है वो 35% से लेकर 50% तक होती है। ठीक है, प्रैक्टिकली पूछा है तो प्रैक्टिकली दक्षता थोड़ी सी कम होती है, ये सब थ्योरेटिकल होती है। तो 35 से 50 की रेंज में आपको जो ऑप्शन दिया हुआ था वो आप इसमें कर सकते थे। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो था कि प्रकाश पड़ने पर प्रतिरोध किसका घटता है। ये वो रजिस्टर वालों में से था, जो LDR VDR होते हैं ना अपने, तो इसका हमें LDR करना था, यानी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर था ये अपना। उसके बाद में पूछा कि ट्रांसफॉर्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी की शर्त क्या है। तो ये तो शायद ही किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए इसमें, है ना। ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त होती है कि कॉपर लॉस जो है वो आयरन लॉस के बराबर हो जाए। सबको पता है ना, आजकल इसके क्वेश्चन चेंज करना शुरू कर दिया है थोड़ा सा इन्होंने। चेंज समझते हो क्या? कॉपर लॉस माइनस आयरन लॉस इक्वल टू 0, या फिर कॉपर लॉस बटे आयरन लॉस बराबर 1, ऐसे मतलब क्वेश्चंस बदलना शुरू कर दिया है। या फिर यूँ पूछ लेता है कॉपर लॉस और आयरन लॉस का अनुपात कितना होगा। तो थोड़ा सा पेपर की लैंग्वेज को आप समझ जाए वहाँ पर, तो ठीक ठाक आप कर पाएंगे। उसके बाद में कह रहा है कि गुरुजी क्वेश्चन दिया हुआ था 50 साइन 600 पाई टी, और कह रहा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, है ना। देखो, साइन के पास लिखा हुआ मान मैक्सिमम होता है, और टी के पास जो मान लिखा जाता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात है। कोणीय आवृत्ति इसको बोलते हैं, ओमेगा के मान के बराबर है, और ओमेगा का मान होता है 2πf। यानी हमें 2πf के बराबर जो दिया हुआ है वो 628 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी थी, तो 2π का भाग दे देंगे, है ना। तो अगर आप देखें तो पाई का मान 3.14 है, 2 × 3.14 करते हैं तो ये भी 6.28 बन रहा है ना। अगर आप भाग देंगे तो ये आंसर अपना 100 हर्ट्ज के करीब आ रहा है ना। क्वेश्चन मिलान कर लेना और कमेंट करके मुझे बता देना कि आपका भी उत्तर इतना ही आ रहा है क्या। वैसे ओवरऑल पेपर ठीक था, मतलब जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनके हिसाब से पेपर ठीक ही था। पीक फैक्टर का मान पूछा। देखो, जब वेव नहीं बताए कि कौन सी वेव में पूछ रहा है, तो हमेशा साइन वेव का ही बताया करो। साइन वेव में पीक फैक्टर का मान 1.414 होता है, यानी √2 कर सकते हो। अगर और डीपली जाना चाहो और कोई ट्राइएंगल वेव का पूछ लेवे तो 1.732, यानी √3 बता दिया करो। हाफ वेव का पूछ लेवे आपसे तो उसमें 2 होता है। ठीक है,
मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा था, जिन बच्चों की तैयारी थी उनके हिसाब से पेपर ठीक था, यानी यूँ नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही टफ पेपर आया होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल क्या दिया, भवन से अर्थ इलेक्ट्रोड की दूरी। देखो भवन से अर्थ अगर आपको इंस्टॉल करना है तो अर्थ इलेक्ट्रोड कम से कम 2.5 मीटर डिस्टेंस पर होना चाहिए, ये ऑफिशियल आंकड़ा है। बाकी तो कितनी दूरी आप रखें, 2.5 से 3 मीटर। कई बार रेंज में ऑप्शन दे देता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज में अगर ऑप्शन दिया हुआ है तब भी आप वहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो स्टार वाले ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में वो है, क्या पूछा है, सॉरी, स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में कलांतर पूछा था। स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में अंतर पूछा है तो 30 डिग्री का अंतर आएगा। ठीक है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का पूछ रहा है ना। दरअसल स्टार में क्या होता है, आगे पीछे इतना डिटेल तो दिया नहीं होगा, फिर भी मैं बता दूं आपको, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होता है। ये हम एक वेक्टर डायग्राम से समझाते हैं, जब स्टार और डेल्टा आप पढ़ते हैं उस दौरान शायद आपको याद होगा। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में फेज डिफरेंस की बात करें, यानी कला विस्थापन कितना है, तब आपको ध्यान रखना होगा कि स्टार कनेक्शन बना कैसे है। या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। कैसे, अगर यूँ जुड़ा हुआ है तो 0 डिग्री है, और अगर यूँ जुड़ा हुआ है तब भी 0 डिग्री है, लेकिन अगर एक स्टार यूँ दिखाया है और एक यूँ दिखाया है तो अब 180 डिग्री का फेज अंतर है, या फिर यूँ दिखाया है तब भी 180 डिग्री का फेज अंतर है। ठीक है, याद रख लेना इतना सा। क्वेश्चन क्या था पेपर में, उसी के हिसाब से आपको उत्तर करना था। आ जाइए ज़रा 8वां सवाल देखो, इंडक्शन मोटर की रोटर स्पीड पूछा है, रोटर की आवृत्ति दे दी, 6 पोल मोटर में। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, मैंने भी शायद इस एक दिन पहले आपको दिया था। 6 पोल है, 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, 1.5 हर्ट्ज रोटर फ्रीक्वेंसी है, रोटर गति बताओ कितनी है। क्वेश्चन क्या है, मोटर में 6 पोल है, 50 हर्ट्ज आपूर्ति से वो जुड़ी हुई है, रोटर की फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज है, तो रोटर की गति बताओ कितनी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंक्रोनस गति कितनी है, 1000 आरपीएम। कैसे पता लगा, F × 120/P, इससे ज्ञात कर लेंगे। अब यदि कोई हमें प्रतिशत स्लिप बता दे तो हम बता सकते हैं कि रोटर गति कितनी है, क्योंकि 100 में से माइनस कर दो, उतने % पे रोटर चल रहा है। स्लिप ज्ञात करने से पहले मैं आपको रोटर फ्रीक्वेंसी पर ले चलूँ। फॉर्मूला होता है स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला होता है, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यहाँ से स्लिप ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, रोटर फ्रीक्वेंसी में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का भाग देना है। तो देखो प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने के लिए FR/F करना है, प्रतिशत लगाया हुआ है तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, यानी 1.5/50 × 100 करना है। 3% स्लिप आ रहा है, 3% स्लिप का मतलब NR कितनी है, 97%। किसका, सिंक्रोनस गति का। उत्तर कितना करना था मेरे दोस्त, 970 आरपीएम करना था। क्या आप इतना ही करके आए, मुझे ज़रूर बताइए। वैसे तो पूरा पेपर जब आ ही जाएगा तो अपन वहाँ से विश्लेषण कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी इसे थोड़ा समझ लें तो सही रहेगा। बैक ईएमएफ ज्ञात करने का कोई एक सवाल था, अब क्या था बच्चे ने पूरा बताया नहीं, शायद आंकड़ा याद नहीं रहा होगा। डीसी मोटर में अलग अलग तरह से होता है, सो मैंने कई बार इस पर बात करी हुई है कि हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद में देखो कह रहा है कि 10 मिनट का समय था, 1 एम्पियर की धारा थी, चार्ज पूछा कि बताइए कूलाम में आवेश कितना है। ठीक है, तो सबको पता था कि Q = IT करना है, धारा का मान 1 एम्पियर है, समय 10 मिनट है, लेकिन हमें 60 सेकंड रखना था वहाँ पर, तो उत्तर हो जाएगा
600 कूलाम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है इनका, तो आप डायरेक्ट मिलान करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कह रहा है कि ये पूछा कि निम्न में से किसका ताप गुणांक ऋणात्मक है। एनटीसी वाला कौन है? एल्यूमिनियम, चांदी, कार्बन और कॉपर ऑप्शन दिए हुए थे, तो फिर कार्बन ही आएगा। एनटीसी का पता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी ऋणात्मक ताप गुणांक किसका है? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इन तीनों का धनात्मक होता है। ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चन आसान से ही थे, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। C बराबर Q/V से कोई सवाल था, मतलब क्या ज्ञात करना था ये तो बच्चा नहीं बता पाया, कोई बात नहीं, है ना। आगे देखो कितने हो गए भाई, 12 क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो कह रहा है कि क्वेश्चन पूछा कि शुद्ध इंडक्टर में वोल्टेज और धारा के बीच फेज अंतर कितना है। तो सब जानते हैं, प्योर इंडक्टर हो या प्योर कैपेसिटर हो, फेज अंतर 90 डिग्री है। सीधा नहीं दिया तो π/2 कर दिया करो, बात एक ही है। आजकल घुमा फिरा के ऑप्शन ऐसे देने लग गया है। पावर फैक्टर पूछे तो 0 कर दिया करो, है ना। ऐसे परिपथों में कोई वो नहीं होता है ना, शक्ति गुणांक नहीं होता है। उसके बाद में देखो स्टार में लाइन करंट और फेज करंट में संबंध पूछा था, तो बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये सिंपल, मैं बोर्ड पर लिखता जा रहा हूँ और आप कंफर्म करते जाओ बस, और कुछ तो है ही नहीं ज़्यादा। और सिंप्लेक्स वेव में समांतर रास्ते कितने होते हैं, है ना। सिंप्लेक्स वेव में समांतर रास्ते कितने होंगे, तो सिंप्लेक्स वेव में 2 होंगे। ठीक है, और 5 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ था, 12 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ था। परिपथ का जेड पूछा, फॉर्मूला होता है R² XL² का √ गुना भाग करके मिलान करना, उत्तर आएगा 13 ओम। पता ही है, ये तो आप बच्चों का भी सही हुआ होगा, मुझे विश्वास है, इसलिए ज़्यादा मैं फिर बता नहीं रहा हूँ, है ना। RLC सर्किट में मैंने खूब करवाया हुआ है, केवल हम शेयर करना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आए थे, क्वेश्चंस का लेवल क्या था। 5 हेनरी, 10 हेनरी और कहाँ गया, बहुत है क्वेश्चन तो खूब भेज दिए उस बच्चे ने यार। 5 हेनरी, 10 हेनरी और 2 हेनरी समांतर में है। टोटल इंडक्टेंस ज्ञात करना था, कैलकुलेशन कर लेना, उत्तर 2 हेनरी से कम आना चाहिए ना। 1/2, 1/12, 1/5, 1/10 और 1/2 करना है, उत्तर आ जाएगा, है ना। और लेंज का नियम क्या है ये पूछा था, है ना। तो प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। याद है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ, डीसी मोटर में कम्यूटेशन। और उसके बाद में कह रहा है कि योक किसका बना होता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। छोटी मशीन, बड़ी मशीन, क्या उत्तर दिया हुआ था वो आपको करना था, है ना। और क्वेश्चन नंबर 20वां देखो कि स्टार में कुल पावर बताइए, ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। कह रहा है कि डेल्टा में भी पूछा कुल पावर का फॉर्मूला क्या है, तो स्टार और डेल्टा दोनों में सेम फॉर्मूला है, √3 VL/IL cos φ, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत किसी को नहीं थी। और लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तो लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड या तनु गंधक का अम्ल आप इसे बोल सकते थे। चलो खैर, इसी तरह के कुछ क्वेश्चन और थे। कुल मिलाकर यूँ कह सकते हैं कि जिन बच्चों की तैयारी थी उनके हिसाब से पेपर अच्छा गया है, मतलब टेक्निकल जिनका ठीक ठाक पड़ा हुआ था वो बच्चे अच्छा करके आए, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप क्या करके आए और कितना आपको लग रहा है कि स्कोर आपका रह सकता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत धन्यवाद।